नमस्कार, मैं सुरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां लेकर हर रोज सुबह आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। उत्तर प्रदेश के अनेक किसान भाई कद्दू की खेती करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आपने भी कद्दू की फसल लगाई है तो इससे अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं फल अनुसंधान केंद्र ईटखेड़ी जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ महेंद्र जोड़िया। आज हम कद्दू की कुछ बिंदु पे चर्चा करेंगे खेती के बारे में, जिसमें हम किसान भाइयों देख रहे हैं कि जो हमारी जो कद्दू की फसल है वो लगभग 30 से 40 दिनों की हो गई है। जिसमें हम खाद एवं उर्वरक की पहले नंबर बात करें तो जैसे हम देखते हैं कि खेत की तैयारी करते समय हम तो जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस की मात्रा है वो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास की जो मात्रा है वो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन देते हैं। तो जो नाइट्रोजन और की जो मात्रा है जब हम बुवाई करते हैं उस समय हमको आधी मात्रा, और जो फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा है जब हम खेत तैयार करते हैं उस समय पे हमको लगभग पूरी दे देना चाहिए, तो जिससे हमारी जो फसल है वो अच्छे तरह से वृद्धि करती है। फिर इसके बाद हम यदि जो हमारी नाइट्रोजन की आधी मात्रा बच जाती है उसको हम लगभग 2 भागों में बांट लेते हैं। जब उसमें 2 से 3 पत्तियां निकल आएँ तब हमको नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है उसमें से हमको आधी मात्रा उसमें उस समय पर दे देना चाहिए, और जो आधी मात्रा बची हुई रहती है फ्लावरिंग हो जाती है उसके पश्चात हमको कुछ मात्रा जो नाइट्रोजन की बची रहती है उसको देना चाहिए, जिससे हम देखते हैं कि जो हमारे आने वाले समय में जो फल और फूल है वो अच्छे से वृद्धि करते हैं और अच्छे से हमारे उत्पादन देते हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को अच्छा लाभ होता है। किसान भाइयों, अभी आपने कद्दू की फसल में उर्वरक प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं कद्दू की फसल में आने वाले खरपतवारों के नियंत्रण और सिंचाई प्रबंधन के बारे में। फिर इसके बाद हम किसान भाई यूँ बात करें सिंचाई की, तो सिंचाई प्रबंधन की जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी जो हमारा मौसम है वो दिन पे दिन हमारा गर्म होता चला जा रहा है, तो उसको देखते हुए हमको जो हमारे भूमि है उसके कई जगह पे हमारी हल्की भूमि है, कई जगह हमारी भारी भूमि है, उसको देखते हुए हमको सिंचाई करना चाहिए। तो यदि हम जनरली जो सामान्य रूप से हम जो सिंचाई की बात करें तो 3 से 4 दिन के अंतराल पर हमको सिंचाई करना चाहिए। गर्मियों में सिंचाई करते रहना चाहिए, जिससे हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ करती रहती है, वृद्धि करती रहती है। फिर इसके बाद हम बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो जैसे ही हम कद्दू के पौधे लगा देते हैं तो उसके लगभग हम 20 से 25 दिनों के बाद हमको निराई गुड़ाई कर देना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि कद्दू की फसल में खरपतवार बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं। तो इसमें हमको लगभग 20 से 25 दिनों के अंतराल पर हमको इसकी निराई गुड़ाई करना चाहिए, जो खुरपी की सहायता से करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि खुरपी की सहायता से हमको निराई गुड़ाई करने से हमारे जो फसल है वो अच्छे से वृद्धि करती है, उसमें वायु संचार अच्छे से होने लगता है और खरपतवार आसानी से निकल जाता है। इस प्रकार से हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, कद्दू की फसल में कुछ कीट और रोगों का प्रकोप भी होता है, जिसके कारण कद्दू की फसल का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी भी आ जाती है। इसलिए आप इन कीट और रोगों की सही समय पर पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। किसान भाइयों, जैसे कि हम कद्दू के कीट के बारे में बात कर रहे थे, तो कद्दू का लाल कीड़ा होता है, यह जो कद्दू की फसल होती है उसमें काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। यह जो कीट होता है वो हम देखते हैं कि नारंगी रंग के हमारे कीट लाल रंग के देखने को मिलते हैं, जो पौधों पर 2 पत्तियों के बीच में इस तरह के कीट देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी शुरुआत में हमारे पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जो पत्तियों को भी और फूलों को भी साथ साथ हमारे काफ़ी नुकसान के रूप में हमारे पौधों को देखने को मिलते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए हमें किसान भाइयों हमें क्लोरोपाइरीफास का 2 मिलीग्राम की मात्रा जो है 1 लीटर हमको 1 लीटर पानी में घोल कर उसका छिड़काव करना चाहिए, जिससे हम देखते हैं कि जो लाल कीड़ा जो हमारा लग जाता है कद्दू में वो उसका नियंत्रण किया जा सकता है। फिर इसके बाद हम और कीड़े की बात करें तो कीट के रूप में तो फल मक्खी कीट भी हमको देखने को मिलता है। या जो फल मक्खी है वो हमारे
फल पर बैठकर हमारे अंडे दे देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि जो उसमें लगभग हमारे जो फल होते हैं उसमें छेद हो जाता है और छेद के माध्यम से हमारे जो अंडे मतलब जो कीट के अंडे होते हैं वो फल में प्रवेश कर जाते हैं और फिर आने वाले समय में वो काफ़ी उसका प्रकोप देखने को मिलता है, जिससे हम देखते हैं कि काफ़ी नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए हम मिथाइल 50 EC का 1 मिलीग्राम की मात्रा का छिड़काव करते हैं, जो 1 ग्राम सीरा का 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से हमें इसका जो कीट होता है इसका आसानी से हमको लाभ मिलता है। हम रोग के बारे में बात करें तो रोग के रूप में हम देखते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू या चूर्निल फफूंदी के रूप में हम इसको मतलब रोग को जानते हैं। यह जो रोग है पत्तियों पर और हमारे तनों पर सफ़ेद रंग के दरदरे रूप में हमको देखने को मिलते हैं और जो वलय के रूप में दिखाई देते हैं। इसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं और बाद में जाके ये कत्थई रंग का अपना रंग ले लेते हैं और जो पत्तियों को काफ़ी तरह से काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और कई बार हम देखते हैं कि जो पत्तियां होती हैं वो सूख कर पीली पड़ जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए हम डाइकोमैक की 1 मिली मात्रा का हम 1 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि जो पाउडरी मिल्ड्यू या चूर्निल फफूंदी जो रोग है उसका नियंत्रण किया जा सकता है। फिर इसके बाद हम और यदि रोग के बारे में बात करें तो मजदूर रोमिल फफूंदी या डाउनी मिल्ड्यू नामक एक रोग के रूप में हम देखने को मिलते हैं। यह रोग पत्तियों की निचली सतह पर कोणाकार आकार में हम धब्बे अपने बनाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कोण के रूप में ये देखने को मिलते हैं। इसके जो बाद में जाके ये पीले और कुछ लाल भूरे रंग के रूप में दिखाई देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हम डाइथेन M45 का नियंत्रण के रूप में हम इस केमिकल का यूज करते हैं। डाइथेन M45 की जो मात्रा है वो हम 2 से 3 ग्राम मात्रा की प्रति लीटर की पानी में घोलकर इसका छिड़काव करते हैं, जिससे हम मृदुल रोमिल फफूंदी या डाउनी मिल्ड्यू जो बीमारी है उसका नियंत्रण हम किया जा सकता है। फिर इसके बाद हम यदि और एक रोग के बारे में बात करें तो एक मोजेक नामक एक कद्दू की फसल में देखने को मिलता है रोग। यह एक विषाणु के द्वारा फैलने वाला एक जो रोग है। इस रोग में जो हम देखते हैं कि इसकी पत्तियों में जो बढ़वार होती है वो रुक जाती है और कई बार हम देखते हैं कि जो मोजेक रोग से हम देखते हैं कि जो पत्तियां हैं वो अपने आप में कुकुड़ कर या सुकुड़ सी जाती हैं और छोटे छोटी पत्तियों के रूप में अपना आकार ले लेती हैं। पीतशिरा रोग को सफेद मक्खी कीट द्वारा फैलाया जाता है। ये कीट रोगी पौधे से रस चूस कर स्वस्थ पौधों में इस रोग को फैलाने का काम करती है, इसलिए इस कीट का नियंत्रण करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए आप इमिडाफ्लोराइड दवा 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। और इसके नियंत्रण के लिए रोगरोधी किस्मों का बुवाई करना चाहिए। जो पौधे हैं उनको उखाड़कर जला देना चाहिए या गड्ढों बनाकर उसको दबा देना चाहिए और इस प्रकार से हम इन जो मोजेक रोग है इसका नियंत्रण हम कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। ग्रीष्मकालीन जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने पर खेत की मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है। इस जुताई से जो ढेले पड़ते हैं वो धीरे धीरे हवा और बरसात के पानी से टूटते हैं। साथ ही जुताई से मिट्टी की सतह पर पड़ी फसल अवशेष की पत्तियां, पौधों की जड़ें और खेत में उगे हुए खरपतवार नीचे दब जाते हैं, जो कि सड़ने के बाद मिट्टी की कार्बनिक खादों की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो आप किस तरह से करें इस कार्य को, इसकी जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर ML केवट। हमारे देश और प्रदेश के जो भी किसान भाइयों ने रबी के मौसम में अपने खेतों में या गेहूं लाया होगा या चना लगाया होगा या अन्य जो दलहनी तिलहनी फसल लगाई होगी वो प्रायः कट गई होंगी या कुछ कटने को होंगी। तो इसके बाद किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपने खेतों की गहरी जुताई करें ग्रीष्म ऋतु के मौसम में। यदि हम ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई करते हैं तो नियमानुसार हर तीसरे वर्ष में एक बार अपने खेतों की गहरी जुताई किसान भाइयों को
करना चाहिए। ये सबसे सर्वोत्तम समय रहता है। तो सबसे गहरी जुताई के लिए सर्वोत्तम जो यंत्र है, जितने भी जो प्लाउज होते हैं हम कहते हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। इसमें से जो सर्वप्रथम जो उपयोग किया जाता है डिस्क प्लाऊ, ये तवा का आकार का होता है। ये एक बॉटम भी होता है जिसमें एक तवा होता है, या 2 बॉटम और ट्रिपल बॉटम भी होते हैं। इनका प्रयोग हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। इसके अलावा जो आपका मोल्ड बोल्ड प्लाऊ है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। एक टर्न रेस्ट प्लाऊ आता है, इसका भी हमारे किसान भाई उपयोग। यूपी प्लाऊ आता है, पंजाब प्लाऊ आता है, बहुत सारे प्लाऊ आते हैं। तो जो आपके पास प्लाऊ उपलब्ध हैं उनके सहायता से, या जो कस्टम हायरिंग जो आपके केंद्र होते हैं आपके क्षेत्र में, उनसे भी आप उधर पैसा जमा करके अपने खेतों की गहरी जुताई कर सकते हैं। उसके लिए ट्रैक्टर भी आपको थोड़ा ज़्यादा हार्स पावर का 55 हार्स पावर से अधिक का उपयोग करना पड़ेगा। खेतों में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई एक ऐसा लाभकारी कार्य है जिससे खरपतवार, कीट तथा रोगों का नियंत्रण तो होता ही है, साथ ही खेत में नमी की मात्रा एवं उसकी उर्वरा शक्ति में भी सुधार होता है। कृषकों को अपने खेतों में रबी फसलों के कटने के तुरंत बाद भूमि में नमी रहते ही गहरी जुताई कर देना चाहिए। यदि देरी हो जाएगी तो खेत की मिट्टी की ऊपरी परत धूप के प्रभाव से कड़ी हो जाती है, जिससे कृषि कार्यों में बाधा आती है। अतः खेत में गहरी जुताई करने से फसल उत्पादन की बहुत सारी समस्याओं का एक साथ निदान हो जाता है। और जुताई हमेशा जान लें कि जुताई क्यों करना आवश्यक होता है। तो सर्वप्रथम है जो इसका महत्व होता है कि यदि आपकी जो भूमि में लगभग 50-60 सेंटीमीटर में कड़ी परत हो गई है, कभी कभी देखा जाता है कि कड़ी परत कैल्शियम कार्बोनेट की हो जाती है, जिप्सम की हो जाती है, तो उसके कारण से यदि आप अपने खेतों की गहरी जुताई करते हैं तो जो भूमि में जो सब सॉइल है वहाँ कड़ी मृदा है या परत है वो टूट जाती है, और उससे पानी है ज़मीन के अंदर। बरसात के मौसम में, जैसे अभी गर्मी के बाद बरसात का मौसम आएगा तो बारिश होगी, तो आपका जो भूमि में जल जाएगा, तो जल प्लावन की समस्या भी कम होगी। भूमि में जल का जो संरक्षण है वो अधिक होगा। कई देखा होगा आपने खेतों में कि जब हल्की जुताई करते रहते हैं तो बहुत से बहुवर्षीय जो नींदा हैं, ये इनकी जो वृद्धि हो जाती है। विशेषकर जो दूब है, जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं, 10 से 15 फीट नीचे चली जाती। कांस है, आपका सिरसियम है जिसको कटेली बोलते हैं, हिरनखुरी है, इसके भी वानस्पतिक भाग ज़मीन के अंदर रहते हैं। तो जब हम गहरी जुताई करते हैं आपके अप्रैल और मई के माह में, तो आप देखेंगे अधिक तापमान होने से ये वानस्पतिक भाग हैं और नींदा के बीज हैं नष्ट हो जाते हैं, और जो सरफेस पे, जो भूमि की सतह पे नींदा के बीज हैं वो 15 सेंटीमीटर नीचे गहराई पर चले जाते हैं, जिसके कारण से ऑक्सीजन न होने से उनका अंकुरण नहीं होता, तो आपका नींदा नियंत्रण भी होता है। और जो बहुवर्षीय नींदा उनकी जड़ें और वानस्पतिक भाग आपकी सतह पे आ जाने से, अधिक तापक्रम होने से वो भी नष्ट हो जाते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के वायुमंडल में घटित होने के कारण यह गैस वर्षा के जल में घुल जाती है। यदि पहली वर्षा का जल खेत द्वारा पूर्ण रूप से सोख लिया जाता है तो खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति में सुधार होता है। और जो भी फसल के अवशेष भूमि के ऊपर रहते हैं वो मिट्टी के अंदर जाते हैं, तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। उससे जब ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है तो कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कार्बन है पोषक तत्वों का स्रोत होता है। तो जो सड़ता है तो जो उसमें पोषक तत्व होते हैं जो उससे रिलीज होते हैं, और जो फसल हम लगाते हैं उनको प्राप्त होते हैं। तो यदि बताए हुए तरीके से किसान भाई अपने खेतों की गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करना पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर आपके जो भूमि और मृदा और जल संरक्षण भी होगा, कीट व्याधि और नींदा की समस्या भी आपको कम होगी। उत्पादकता है वो भी किसान भाइयों की जो फसल लगाई उसकी बढ़ेगी, और निश्चित तौर पर आपको यदि अधिक उपज प्राप्त होती है तो आपको भी आमदनी बढ़ेगी।
आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का अन्नदाता में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नागपुरा, जिला दुर्ग के जयंत लाल ने। आपने हरी खाद वाली फसलों की खेती के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हो ये रहा है कि लगातार जो हम सघन खेती कर रहे हैं और खादों का संतुलित प्रयोग कर रहे हैं और फसल अवशेषों को हम जला रहे हैं, इससे जो है ना हमारी भूमि की मृदा स्वास्थ्य है वो कमज़ोर हो रही है। उसमें हमारी भौतिक शक्ति कमज़ोर हो रही है, हमारी रासायनिक शक्ति कमज़ोर हो रही है, हमारी जैविक शक्ति भूमि की कमज़ोर हो रही है। इसको बनाए रखने के लिए हमें रासायनिक खादों के साथ साथ हमें जैविक और ऑर्गेनिक खादें हैं उनका हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि हम हरी खादों का प्रयोग करें। हरी खादों में हमारे मूंग, ढैंचा, सनई, गवार ऐसी फसलों को हम ले सकते हैं। हरी खाद के लिए ढैंचा, सनई और मूंग की बुवाई खेत की उपलब्धता के आधार पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से जून तक कर सकते हैं, जिसमें 45 से 55 दिन बाद मानसून आने पर इसकी आसानी से पलटाई की जा सके। हरी खाद के लिए इसकी खेती प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। खेत के एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके 2 बार कल्टीवेटर से जुताई की आवश्यकता पड़ती है। जहां तक इसकी प्रजातियों की बात आती है तो इसके लिए हिसार ढैंचा 1, हिसार ढैंचा 2, पंत ढैंचा 1 और पंत ढैंचा 2 सनई उन्नत प्रजातियों में K12 और SJ 67.42 तथा मूंग की उन्नत किस्में SML 67 आदि प्रजातियों का चयन कर बुवाई के लिए ढैंचा का बीज 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सनई का बीज 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ती है और मूंग का बीज 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। ढैंचा है जैसे या दूसरी दाल वाली फसलें हैं उसके जड़ों में रहता है और जैसा कि आप देखेंगे ये है ढैंचे की जड़। तो इसमें देख पा रहे हैं आप कि इसमें ग्रंथियां बन गई हैं और जड़ों में ये ग्रंथियां क्या हैं, इसमें नाइट्रोजन है और ये राइजोबियम बैक्टीरिया ने इसका स्थिरीकरण किया है वायुमंडल में। तो ये नाइट्रोजन है जो आने वाली फसल में जब इसको हम ढैंचे को दबाएंगे तो ये उसको मिल जाएगी, अगले वाली फसल को मिल जाएगी। इसके अलावा जो है हमारी भूमि की भौतिक शक्ति, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन को गहराई से और उसको ज़मीन को ज़्यादा पोरोसिटी बढ़ती है, उसमें जल धारण शक्ति बढ़ेगी और हमें जो पोषक तत्व हैं उसकी उपलब्धता को भी वो बढ़ाएगा। जहाँ तक पलटाई की बात आती है तो किसान भाइयों, जैसे ही आपके धान के रुपाई का समय आता है उससे लगभग 1 सप्ताह पहले आप पलटाई कर सकते हैं। पलटाई करते समय आपको थोड़ा सा यह ध्यान रखना होगा कि आप हैरो या रोटावेटर से पलटाई करें, जिससे कि पूरी तरह से फसल की जो पत्तियां व टहनियां हैं वह कटकर खेत में मिल जाए। इससे 86 से लगभग 106 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नत्रजन की प्राप्ति होती है, जिससे किसान भाई यूरिया की बचत तो कर ही सकते हैं। इसके साथ ही फसल के हरे भाग से 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जीवांश पदार्थ भी प्राप्त होता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।